अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज हम बात करेंगे इडियम्स अबाउट लाइफ एंड विजडम। लाइफ और विजडम के हवाले से इडियम्स हैं। ये 10 इडियम्स की वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए टाइम को बिना ज़ाया किए शुरू करते हैं। हमारा पहला इडियम यहाँ पर द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स की मायने क्या है? दोहरा फ़ायदा, म्यूचुअल जो बेनिफिट होता है या डबल फ़ायदा जिसको हम कहें। अ सिचुएशन वेयर यू कैन एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम। एक ही वक्त पे आप दो मुख्तलिफ चीज़ों का अगर आप मज़ा ले रहे हों, एन्जॉय कर रहे हों, तो ये दोहरा फ़ायदा होता है। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हो जाएगा। यहाँ पर लिविंग इन द कंट्री साइड बट सो क्लोज टू द सिटी गिव्स अस द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। कहता है कि जो है ना वो गाँव में रहना और गाँव में जो है वो ऐसा हो जो कि शहर के करीब हो, तो इससे फिर दोहरा फ़ायदा होता है कि आप शहर के शहर में भी हैं और बाकी की लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं गाँव वाली। The phrase is often attributed to the ancient Roman poet Virgil। ये वर्जिल से जो है ना वो attributed है, but its current form became popular in 19th century। पर इसकी जो करंट जो फॉर्म है वो 19th सेंचुरी में जो है ना पॉपुलर हुई है। उसके बाद हमारे पास अगला जो है ना वो इडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल की मैंने यहाँ पर जो है वो क्या है? रात देर तक काम करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल की मैंने रात देर तक काम करना। टू वर्क और स्टडी लेट इन द नाइट, कि रात देर तक बैठ के काम करना, मेहनत करना, स्टडी करना। आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, विच मीन्स कि मैंने जो है ना वो रात देर तक जो है ना वो काम करना है इस रिपोर्ट को सुबह तक कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी ओरिजिन क्या है? बिफोर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से पहले द ओनली वे टू वर्क एट नाइट वाज टू लाइट एन ऑयल लैम्प। के काम करने के लिए होता था कि हम ऑयल लैम्प जो है ना वो जलाते थे। बर्निंग द ऑयल मीन्ट यूजिंग इट अप बाय वर्किंग लेट। बर्निंग, उसको रात देर तक अगर उसका ऑयल जलता रहेगा मतलब बंदा रात देर तक काम करता रहेगा। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल की मैंने क्या? बहुत मेहनत करना, रात देर तक काम करना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नंबर 3 हमारे पास मौजूद है जिसकी मायना है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन उसके बाद अगला हमारा जो है इडियम वो है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जिसकी मायना है अपनी सारी पूंजी एक जगह ना लगाओ। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन अ सिंगल वेंचर और आइडिया। एक ही आइडिया पे अपने सारी दौलत, अपने सारा पैसा ना लगाओ, रिस्क ना लो। इन्वेस्ट इन मल्टीपल कंपनीज, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि आप मल्टीपल कंपनीज में जो है ना वो इन्वेस्ट करें, ये सारे जो है ना वो जमा पूंजी एक जगह ना लगाओ। ठीक है। A very old proverb from the 17th century, the meaning is literal. If you carry all your eggs in one basket and you drop it, you lose everything at once। कि आप सारे एग अगर एक बास्केट में लेकर जा रहे हैं और अगर आप बास्केट आपसे गिर जाए तो आपके सारे अंडे, मीन्स आपके नहीं, मुर्गी के या किसी भी गूस वगैरह के सारे अंडे जो हैं वो टूट जाएंगे। तो आपकी सारी जो जमा पूंजी है, जो एग्स हैं, वो सारे टूट जाएंगे और ज़ाया हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एवरी क्लाउड है द सिल्वर लाइनिंग। इसकी माना हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। यूँ समझ लिए कि हम कहते हैं हरकत में बरकत होती है। ठीक है। तो उस मायना में देयर इज़ अ पॉजिटिव और होपफुल एस्पेक्ट टू एवरी बैड सिचुएशन, कि हर ख़राब सिचुएशन का कोई ना कोई पॉजिटिव और होपफुल एस्पेक्ट होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है आई लॉस्ट माई जॉब बट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इट पुश्ड मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, पर जो है ना वो हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, या हर मुश्किल में कुछ ना कुछ अच्छा या पॉजिटिव छुपा होता है। और इसने मुझे जो है ना वो मेरा नया बिज़नेस शुरू करने के लिए आमादा किया या पुश किया। यहाँ पर इसकी ओरिजिन है क्वाइंड बाय द पोइट जॉन मिल्टन। ये जॉन मिल्टन पोइम है, उससे जो है ना ओरिजिन आई है 17th सेंचुरी से। ही डिस्क्राइब द क्लाउड विद द ब्राइट शाइनी लाइनिंग। उसने एक क्लाउड को डिस्क्राइब किया जो कि ब्राइट शाइनी लाइनिंग के साथ था। सजेस्टिंग दैट इवन डार्क टाइम्स क्लाउड्स, विच मीन्स क्लाउड्स आर एज्ड विद लाइट होप। उसने बताया कि जो है ना वो डार्क टाइम्स जो होते हैं, जिसको उसने क्लाउड कहा, उनमें कहीं ना कहीं जो है ना वो लाइट होती है, जिसको होप कहता है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल की मायने क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है। मीनिंग क्या है? टू मेक ए स्पेशल एफर्ट टू अचीव समथिंग, टू डू मोर देन इज़ रिक्वायर्ड। कि स्पेशल एफर्ट लेना कोई चीज़ अचीव करने के लिए, जिसको जो उसको रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा करना।
द स्टाफ एट दैट होटल ऑलवेज गो दैट द एक्स्ट्रा माइल फॉर देयर गेस्ट, मीन्स के वो गेस्ट को जो है ना वो इंगेज करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, ठीक है। ये फ्रॉम द बाइबल सरमन ऑन द माउंट से आया है, वेयर जीसस सेज whoever shall compel thee to go a mile go with him twain। ये a mile है तो यहाँ पे twain में तो दो कि अगर यहाँ पे whoever shall compel you, कि अगर कोई भी तुम्हें compel, ये ओल्ड इंग्लिश है तभी ऐसे लिखी हुई, whoever shall compel में डबल एल आता है, यहाँ पर सिंगल है, compel दी यू की जो है ना वो पुराना ओल्ड है, to go a mile go with him twain, ये टू के लिए हम यूज़ करते हैं। इफ़ समन फोर्सेज यू टू गो 1 माइल गो 2, कि अगर आपको कहे कि कोई कि आप 1 मील में से ज़्यादा चलो तो आपसे 2 मील चले जाएं, उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, लेपर्ड अपने स्पॉट्स को चेंज नहीं कर सकता, फितरत को बदला नहीं जा सकता, जो फितरत है वो फितरत है। अ पर्सनस करेक्टर स्पेशली इफ़ इट इज़ बैड विल नॉट चेंज, यहाँ पर इसकी मायना ये है कि इंसान का करैक्टर जो है जो अगर ख़राब है तो वो चेंज नहीं हो सकता। वैसे अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देने वाले हैं, कोई भी कभी भी हिदायत पा सकता है, लेकिन इस इडियम की अगर हम मायना को देखें तो इस तरह से हो सकती है कि फितरत नहीं बदल जा सकती। ही प्रॉमिस्ड ही वुडंट गॉसिप एनी मोर, कि उसने कहा था कि वो अब गॉसिप नहीं करेगा, बट अ लेपर्ड कांट चेंज, बट वो जो है ना वो अपनी फितरत नहीं बदला या नहीं बदल सका। Another ancient phrase, this one from Bible, ये बाइबल से ली गई है, Book of Jeremiah, it uses the immutable pattern of a leopard's fur, ये जो है ना वो ऐसा पैटर्न जो कि कभी भी छुप नहीं सकता या मिट नहीं सकता, उस पैटर्न को जो है वो फर पे जो होता है उसको जाहिर करता है या बताता है, इस्तेमाल करता है। इज़ अ मेटाफर फॉर इनेट ह्यूमन नेचर, ये एज ए मेटाफर यूज़ करता है इंसान की जो एक अपनी एक इनेट एबिलिटीज़, इनेट जो खसलतें होती हैं उनको बताने के लिए, उनकी जो आदतें होती हैं उनको बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या है, गैर जानिबदार रहना, कि ना मैं इस तरफ हूँ ना मैं उस तरफ हूँ, मैं तो फेंस पे बैठा हुआ हूँ। फेंस क्या होता है, लकड़ी के डंडों का बना हुआ, या हम कहें कोई बाड़ वगैरह, तो लकड़ी के डंडों का बना हुआ एक पूरा एक बाड़ होती है, जो दीवार होती है उसको हम फेंस कहते हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर फेंस डिफेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। टू डिले मेकिंग अ डिसीजन आर टू रिमेन न्यूट्रल इन डिस्प्यूट, या तो इसकी मायना है कि जो डिले करना फैसला लेने में, या खामोश न्यूट्रल लेना जो है किसी भी मसले में। यू कांट सिट ऑन द फेंस फॉर एवर, तुम हमेशा जो है ना वो गैर जानिबदार नहीं रह सकते। यू नीड टू चूज साइड, तुम्हें जो है ना फैसला लेना होगा, तुम्हें जो है ना कोई साइड लेनी होगी। दिस इज़ अ लिटरल इमेज ऑफ समवन पर्च्ड ऑन अ फेंस, एक लिटरल इमेज बता रहा है कि कोई जो है ना फेंस पे बैठा हो। रिफ्यूजिंग टू गेट डाउन ऑन ईदर साइड, वो किसी भी साइड पे उतरने के लिए इनकार कर रहा हो। रिप्रेजेंटिंग अ रिफ्यूजल टू टेक अ स्टैंड, जिसको हम कह सकते हैं कि वो जो है ना वो ये बात रिप्रेजेंट कर रही है कि उसने इनकार किया हुआ है और स्टैंड वो नहीं लेना चाहता। और उसके बाद है स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म इन अ टी कप के मायने क्या है, राई का पहाड़ बनाना, क्या है, राई का पहाड़, हम कहते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बना देना। अ ग्रेट आउटरीच और एक्साइटमेंट अबाउट अ ट्रिवियल मैटर, के ऐसा मैटर कि जिसका जो है वो बंदा क्या करे, बहुत बड़ा जो है ना उसको बना ले, छोटा सा मैटर उसको बहुत बड़ा बात का बतंगड़ बना ले। देयर आर्ग्यूमेंट वाज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इट वाज ओवर नथिंग इम्पोर्टेंट, कि उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो राई का पहाड़ की तरह था, लेकिन उसमें कोई इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं था, उन्होंने छोटी सी बात का बतंगड़ बना लिया। दिस ब्रिटिश इडियम हैज़ बीन in use since 19th century. It perfectly captures the idea of a great tumult, a storm. ये tumult एक जो है ना storm था, उसके जो है ना आइडिया को ये कैप्चर करता है। Contained within a very small space, a teacup, छोटा सा जो होता है और वो छोटी स्पेस में होता है, जैसे कि उसको टी कप का नाम दिया है। और यहाँ पर उसके बाद 9th है हमारा वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज की मायने क्या है, गुजरी हुई बात, ठीक है, जो बात गुजर गई पास हो गया उसके लिए। मीनिंग पास्ट इवेंट्स आर प्रॉब्लम दैट आर नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट और शुड बी फॉरगॉटन, ऐसे इवेंट्स जो पास्ट के थे अब इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है और उनको भूल देना चाहिए, भुला देना चाहिए। वी हैड आर डिसएग्रीमेंट्स इन द पास्ट बट दैट्स ऑल
वाटर अंडर द ब्रिज नाउ, कि हमारे पास में बड़े जो है ना वो नाराज़गियाँ थी, लेकिन अब वो पास्ट है, तो हम गुजरी बातें हैं उनको हम भूल चुके हैं। The metaphor suggests that past events are like water that has already flowed under the bridge, gone and impossible to retrieve, कि वो पानी है, पानी की तरह है ब्रिज के नीचे, जो चला गया अब वापस नहीं आ सकता। ठीक है। नंबर 10 हमारे पास है योर गेस इज़ एज गुड एज माइन, कि इसकी मैंने तुम्हें जितना पता है मुझे भी उतना ही पता है। तो जो तुम जानते हो वो मैं जानता हूँ, वो जो मैं जानता हूँ वो तुम जानते होगे। विच मीन्स आई डोंट नो द आंसर इधर, के मुझे भी जवाब नहीं आता, तुम्हें तो नहीं आता लेकिन मुझे भी नहीं आता। When will the bus arrive? Your guess is as good as mine. उसने कहा कि बस कब आएगी, उसने कहा कि जितना तुम्हें होता है वो मुझे उतना ही पता है। यह कैजुअल मॉडर्न इडियम है फ्रॉम द मिड 20th century that expresses shared ignorance or uncertainty about a situation, कि ये जो है ना वो एक्सप्रेस करता है कि शेयर्ड इग्नोरेंस है कि दोनों को ही नहीं मालूम, और गैर यकीनी को जाहिर करता है इस सिचुएशन की। तो इस तरह से हमारी जो ये वीडियो है 10 इडियम जो कि थे हमारी लाइफ और विजडम पे, वो हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अपना और अपना का बहुत सारा ख्याल रखें, और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर चैनल को, साथ में लगी बेल घंटी को बजा दीजिए ताकि मेरी आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।